नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर इंडियन पॉलिटी के अंदर हम लोग कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे आज चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। हमने जितने भी यानी कि 9 चैप्टर्स थे उनको डिस्कस कर लिया था और उनके जो कंटेंट था उनको भी डिस्कस कर लिया था, क्या एक्चुअल में क्या बोलता है। ठीक है, आज जो हमारा पर्टिकुलरली चैप्टर है वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आज मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। हमेशा मैं बोलता हूँ कि 42nd अमेंडमेंट में ये हुआ था, 43rd सेकेंड अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ था। तो आज एक्चुअल में अमेंडमेंट क्या है उसको समझेंगे हम कि एक्चुअल में अमेंडमेंट क्या होता है, क्यों लाया जाता है और क्यों उसकी डिमांड होती है और किस तरीके से ये हमारे संसद में लाया जाता है। इन सभी के बारे में हम जानेंगे। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। यही मेरी आपसे फीस है और इससे ऊपर कोई चीज़ मैं आपसे मांगता नहीं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं जो यहाँ पर यानी लेक्चर लेके आता हूँ यूपीएससी के लिए या पीएससी के लिए जो छात्र पढ़ रहे हैं, एसएससी के लिए, कुछ बच्चे ऐसे जो रेलवे में भी या यूपी के रहने वाले बच्चे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जैसे मैं पैट की बात करूं वो भी एक इसी का एक एग्ज़ाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसा कि मैं तुम्हें अगर बता दूं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो अनरिटन है और बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन फॉर्म में है। कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार का होता है, रिटन एंड नॉन रिटन, यानी कि रिटन या नॉन रिटन, मतलब जो लिखित ना हो। ठीक है, तो ऐसा संविधान जो रिटन में हो और जो रिटन ना हो। ठीक है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा में अगर देखा जाए तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, तो उसी की संज्ञा में अगर देखा जाए हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को यानी कि अमेंडमेंट की जरूरत होती है और उसे अमेंडमेंट लाया जाता है, तो उसी तरीके से हमारे संविधान को भी यानी कि समय समय पर यानी कि क्या किया गया है, अमेंड किया गया है। उसकी परिस्थितियों के अनुसार उसे यानी कि क्या किया गया है, अमेंड किया गया है उसको। जैसे यहाँ पर उसने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का प्रोवाइड करता है फॉर इट्स एन अमेंडमेंट ऑर्डर एंड एडजस्ट, यानी कि उसको एडजस्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन, जो यानी कि हमारी जनरेशन आ रही है या मतलब जो भी आगे की हमारी पीढ़ी आ रही है उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उसे अमेंड करते हैं। तो अमेंड करने का जो यानी कि प्रावधान है वो हमारे संविधान में दे रखा है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं कि हमारे यहाँ अमेंड करना इतना आसान नहीं है और ना ही इतना कठिन है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ब्रिटेन में जब भी संविधान चाहे वो लोग अमेंड कर सकते हैं, और यूएसए में बहुत ही रेयरिटी केस होती है कि कोई अमेंडमेंट लाया जाता है, बहुत मुश्किल से कोई अमेंडमेंट आ पाता है। लेकिन हमारे संविधान में अगर कहा जाए, हमारा ना तो संविधान इतना सरल है कि ब्रिटेन की तरह फटाफट उसमें अमेंड किया जा सके और ना ही इतना कठिन है कि यूएसए की तरह उसमें कोई अमेंडमेंट लाया ही ना जा सके। बड़ा मुश्किल में कोई आया तो आए, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। तो सिंपल वे में अगर मैं बोलना चाहूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, ना ही इतना फ्लेक्सिबल है कि जितना यानी कि ब्रिटेन का, और ना ही इतना रिजिड है जितना कि यूएसए का। हमारा जो आर्टिकल 368 है, किसका, जो 20 पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 20 का आर्टिकल 368 वो एक प्रावधान देता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट ला सकते हैं। एक प्रोसीजर उसके बारे में देता है। जैसे दूसरी बात मैं एक बात बोल दूं कि ये बताता है हमें क्या, कि पार्लियामेंट में एक्सरसाइज द कॉन्स्टिट्यूएंट powers amend by the way of addition, variation, repeal and provisions constitution according with the procedure of lay down the for the purpose, कि यह किस पर्पज के लिए रिपील किया जा रहा है, किस पर्पज के लिए इसे अमेंड किया जा रहा है। ये सभी प्रावधान जो है आर्टिकल 368 के अंदर लाए जाते हैं। दूसरी बात मैं तुम्हें बता दूं कि पार्लियामेंट है कैन नॉट उसे यानी उन चीज़ों को अमेंड नहीं करेगी जहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमें आर्टिकल जो 368 है वो एक प्रावधान देता है कि हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो ये भी बोलता है कि जहां पर हमें लगेगा कि हमारे ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है तो वहां पर हम यानी कि
अमेंडमेंट नहीं ला सकते। ये बेसिक स्ट्रक्चर, जो कॉन्सेप्ट जो था, एक केस आया था 1973 में, केशवानंदा भारती केस के अनुसार जब बहुत बड़ा अमेंडमेंट लाया गया 1973 में। आई थिंक वो अमेंडमेंट हमारा 42nd था और बहुत बड़े तौर पर यानी कि अमेंडमेंट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि आप अमेंडमेंट ला सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यानी कि आप अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या है कि क्या क्या प्रोसीजर है हमारे यानी कि अमेंडमेंट के लिए, कौन कौन से प्रोसीजर है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी वो प्रक्रियाएं हैं जहां पर हम अमेंडमेंट ला सकते हैं। जैसे अब यहां पर बात हो रही है कि प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज लेड डाउन इन द आर्टिकल 368 एज फॉलोज। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जितने भी हम अमेंडमेंट ला सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 368 मतलब 368 जो है उसके अनुसार हम ला सकते हैं। क्या बोलता है, पहला क्या बोलता है, उसका पहला कॉन्सेप्ट ये बोलता है, An amendment of the Constitution can be initiated by only the introduction of the bill for the purpose of the either house of the parliament, not in the state legislature। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी अमेंडमेंट जब लाया जाएगा तो वो जो बिल है, जो अमेंडमेंट के लिए जो बिल यानी कि पारित किया गया है, वो हमारे यानी कि हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में यानी कि रिप्रेजेंट किया जाएगा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर में। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा, अमेंडमेंट के लिए कोई भी बिल नहीं लाया जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है उसको समझें। दूसरा कहता है कि अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय ए मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए यानी कि किसी राष्ट्रपति की पहले से परमिशन नहीं चाहिए होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तीसरा क्या बोलता है, द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच ऑफ द हाउस बाय द स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड द मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्रेजेंट वोटिंग। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत की पारित करना अनिवार्य है। मतलब पार्टी मेजोरिटी में मतलब यानी कि जिस पार्टी से यानी कि जो मेंबर में यानी कि जो पार्टीज हैं, जिस पार्टी ने यानी कि दिया गया, जिस पार्टी के द्वारा यानी कि बिल पारित किया गया है, तो वो मेजोरिटी में चाहेगा। मतलब वो मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए, 2/3 होनी चाहिए ऑफ द यानी कि जो टोटल यानी कि मेंबरशिप ऑफ द यानी कि हाउस की है। तो 2/3 का मतलब ये हो गया कि 66.66 मतलब लगभग हम कह सकते हैं 67% यानी कि लोगों की उपस्थिति उसमें होना अनिवार्य है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला क्या कहता है, अगला ये बोल के चलता है कि ईच हाउस मस्ट पास अ बिल सेपरेटली। यानी कि जैसे राज्यसभा और लोकसभा में यानी कि क्या किया जाता है, जब बिल पारित किया जाता है तो सेपरेटली करेगा, ना कि कोई एक ही बिल पारित कर दिया गया एक सभा में और यानी कि अच्छे तरीके से अगर मेजोरिटी में मान लो लोकसभा में हो गया और राज्यसभा में नहीं हुआ बिल बन जाए, ऐसी कोई उम्मीद मत रख के चलना। दोनों ही सभाओं में मेजोरिटी से यानी कि बिल पारित होना चाहिए। अगर ऐसा केस पाया जाता है कि यानी कि कोई यानी कि किसी सभा की यानी कि सहमति नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इन केस ऑफ द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउसेज, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर लोकसभा में अच्छे तरीके से बिल पारित हो गया और राज्यसभा में नहीं हो पाया, उनके बीच में कुछ नक्चड़ी बात हो रही है, मतलब यानी कि ऊंच नीच हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, उनको यानी कि दोनों को बुलाएगा और उनकी ज्वाइंट सीटिंग बिठाएगा और वहां पर बिल पास कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है ऐसा। ठीक है, तो मतलब दोनों में यानी कि मेजोरिटी से आपको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात, इफ द बिल सीक्स टू अमेंड अ फेडरल प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन it must also be ratified by the legislature of the half of the state by the simple majority, that is majority of the members of the house present by voting। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि विधेयक संविधान के संघीय व्यवस्था के मैं बताऊं तो संशोधन के मुद्दे पर हो तो आधे राज्य के विधानमंडलों कि जो सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी क्या है, यह बहुमत सदन में उपस्थित राज्यों के बीच यानी कि मतदान के तहत होना चाहिए, यानी कि मतदान होना चाहिए और पूरा यानी कि जैसे मैंने बिल पारित किया तो लोगों को उसमें यानी कि वोट डालना पड़ेगा कि हाँ मैं इसके समर्थन में है, लोग कहेंगे मैं इसके समर्थन में हूँ, पूरा वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है,
जितना भी यानी कि प्रावधान है ये नहीं होना चाहिए कि मतलब हमने मान लिया अंदाजन, अंदाजन कुछ भी नहीं है, ठीक है। आफ्टर ड्यूली पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट and ratified by the state legislature where the necessary a bill is present to the president after for assent। कहने का मतलब यहाँ पर यह है जब कोई यानी कि बिल है उसको यानी कि दोनों हाउस से यानी कि क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया, उसके बाद यानी कि जो बिल होगा वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उसको अपना असेंट देगा ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो असेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि विदहोल्ड भी कर सकता है, उसको असेंट दे भी सकता है। लेकिन बिल को यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है, यहां पर उसने दे रखा है कि रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर एंड वेयर द नेसेसरी द बिल इज, यानी कि जरूरी है कि बिल जो है प्रेजेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट बिफोर असेंट, उसके असेंट के लिए, फॉर द असेंट के लिए, ठीक है। यानी कि जो बिल होगा जरूरी करके वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा कि वो बिल जो है एक एक्ट बन सके। फिर क्या होगा आगे? द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को यह अधिकार है वो जरूरी करके अपना बिल यानी कि अपना असेंट जो है बिल को यानी कि देगा। क्योंकि और दूसरी बात, ही कैन नाइदर विदहोल्ड, वो अपने यानी कि असेंट के साथ यानी कि विदहोल्ड नहीं करेगा टू बिल और नॉर रिटर्न, ना ही उसे यानी कि रिटर्न करेगा फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट उसे रिकंसिडर करके दोबारा से उसमें कोई काम दखल यानी कि उससे दोबारा से पारित कराए, तो ऐसा नहीं होगा, उसे अपना असेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो ऐसा कह देगा कि इसमें कुछ कमी है, उससे दोबारा से ऐसा कुछ किया जाए, अगर कमी होगी तो, वरना उसे असेंट देना ही पड़ेगा। आफ्टर द प्रेसिडेंट, यानी कि जब कोई प्रेसिडेंट से यानी कि आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट विल बिकम्स एन एक्ट, यानी कि जब उसे प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाएगा तो बिल जो है एक एक्ट बन जाएगा, जिसे हम लोग कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड अमेंडमेंट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एक्ट। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टैंड करेगा अमेंडमेंट अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एक्ट, यानी कि अमेंडमेंट के थ्रू ये एक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर बात आती है कि टाइप्स ऑफ द अमेंडमेंट्स, कितने प्रकार के अमेंडमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। पिछला जो अभी मैंने एक स्लाइड बताई उसमें एम लक्ष्मीकांत की जो यानी कि टेक्स्ट था उसमें कुछ कमी हो सकती है। मैं इतना बोल सकता हूं कि प्रेसिडेंट को यह अधिकार होता है वो अपना असेंट देगा या अपने असेंट के साथ विदहोल्ड कर जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है अगर बिल में कुछ कमी है तो उसे बोलेगा आप इसे दोबारा से संशोधन करके लाओ तब मैं अपना असेंट दूंगा। अगर असेंट में कुछ यानी कि कहने का मतलब बिल में कमी ही नहीं है तो अपना असेंट तुरंत देगा वो, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ द अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आर्टिकल जो 368 है इसके बारे में हम जानते हैं कि वो क्या करता है, अमेंडमेंट प्रोवाइड कराता है, अमेंडमेंट कराने की एक शक्ति प्रदान करता है हमारे यानी कि संसद में। और मैं अगर बोलना चाहूँ अमेंडमेंट जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, एक स्पेशल होता है, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, एंड दूसरा क्या होता है थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट बाय द सिंपल मेजोरिटी, यानी कि एक सिंपल मेजोरिटी हो जिसमें बट सम अदर द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट्स ऑफ द सर्टेन प्रोविजंस, यानी कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो अमेंडमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, ऑफ द पार्लियामेंट। दैट इज अगर उसमें देखा जाए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, यानी कि जो मेंबर्स की मेजोरिटी होती है ऑफ ईच हाउसेज प्रेजेंट करता है वोट को, ठीक है, सिमिलर टू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के। अब यहाँ पर बात आती है कि नोटेबली दीज अमेंडमेंट्स आर नॉट डीम्ड, इनको डीम नहीं किया गया है टू द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ द आर्टिकल 368 कि 368 के द्वारा यानी कि सबको यानी कि अमेंडमेंट मिल जाएगा। मैंने बोला था कि कुछ ऐसा अमेंडमेंट जहां पर यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी तो वहां पर अमेंडमेंट रुक जाएगा। तो यानी कि 368 हर प्रकार का अमेंडमेंट देगा, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जहां पर यानी कि वो रोकता है। देयरफॉर जो अमेंडमेंट्स हैं उनको यानी कि 3 वेज में यानी कि हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला कौन सा है कि एक ऐसा अमेंडमेंट जो यानी कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा मिले पार्लियामेंट में। दूसरा अमेंडमेंट क्या है कि अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द यानी कि पार्लियामेंट, यानी कि एक स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए उसके द्वारा मिलेगा। तीसरा क्या कहता है कि अमेंडमेंट बाय ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन। जैसे मैंने बताया था अभी कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की जो संस्तुति के उपरांत संशोधन, यानी कि संस्तुति मिल गई उसके बाद उसमें संशोधन किया जाए, तो ऐसा कुछ यानी कि जिसमें प्रावधान मिलता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरे टाइप का अमेंडमेंट्स। तो ये हमने बात करी
कि एक्चुअल में इतने टाइप के अमेंडमेंट्स होते हैं। अगला जो लेक्चर होगा हमारा सिंपल मेजोरिटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद यानी कि जो सेकंड पॉइंट है यानी कि सिंपल मेजोरिटी, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है अमेंडमेंट्स ऑफ द स्पेशल मेजोरिटी एंड द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में नए विचार नई विचारधारा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।